सबके अंदर सद्भावनाएं, सद्प्रेरणाएं जगें। इस भाव के साथ गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम बृहस्पत्या विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सदृशश्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। देवी भाइयों, आज की इस कड़ी में जो योग ऋषि का संदेश है, मैं फिर से आपको अक्षर पढ़ के सुनाता हूँ। योग ऋषि लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति की ये विशेषता रही है कि शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति के सामंजस्यपूर्ण विकास को मानव जीवन का उद्देश्य माना जाता रहा है, जिसका संबंध मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा से है। भारतीय संस्कृति समन्वयात्मक है। यहाँ के मनुष्यों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमेशा मेल मिलाप करने का ही सफल प्रयास किया। ये संस्कृति ऐसी सार्वभौम सत्यों पर खड़ी है कि किसी भी संस्कृति के साथ इसका टकराव हो ही नहीं सकता। वर्ण विभिन्न धाराएं जैसे समुद्र के गर्भ में समा जाती हैं, वैसे ही विभिन्न देशों की संस्कृतियां भी इसमें समाहित हैं। यहाँ के लोग भौतिक की तुलना में पार भौतिकता, स्थूल की तुलना में सूक्ष्म, जड़ की तुलना में चेतन एवं तत्व चिंतन को प्रधानता देते रहे। यही कारण है कि इस पुण्य भूमि पर विचारक मनुष्यों की न्यूनता कभी नहीं रही। प्राचीन भारत के ऋषियों ने जीव व ब्रह्म की गुत्थियों को सुलझाकर उनमें एकत्व के दर्शन किए। परमात्मा को आदर्शों व सिद्धांतों के समुच्चय के रूप में देखा एवं अपनाया। मानव सेवा को ही परमात्मा सेवा समझा। सहस्त्रों वर्ष पूर्व के युग में विश्व के अन्य देशों में रहने वाले लोग अन्न, वस्त्र जैसी दैनिक जीवन और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नरत थे। उसी समय भारत के ऋषि इसकी पूर्ति से निश्चिंत और इनसे ऊपर उठकर लोक से परे के रहस्य उद्घाटन में व्यस्त थे। ऐसा वो समय था। भारत का प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है। वह धारणा सर्वथा निर्मूल नहीं। भारतीय संस्कृति के आदिकाल से ही व्यक्त की अपेक्षा अव्यक्त और स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म को अधिक महत्व दिया जाता रहा है। स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति ने जहाँ दार्शनिकता का विकास किया, वहीं दूसरी ओर भौतिक की अपेक्षा आत्मिक विभूतियों को श्रेय मानने की प्रवृत्ति ने भारतीय आचार शास्त्र तथा नीति शास्त्र को प्रभावित किया। हमारे युग ऋषि आगे लिखते हैं कि हमारी प्राचीन संस्कृति धरोहर इतनी समृद्ध थी कि उसने एक समय विश्व को अपने रंग में रंग लिया था। इसका पता विभिन्न देशों की संस्कृतियों, वास्तुकलाओं एवं पुरातत्व अवशेषों के अध्ययन से सहज ही मिल जाता है। अमेरिका भी भारतीय संस्कृति से अछूता नहीं था। इसकी जानकारी इतिहासकारों की विभिन्न रचनाओं से मिलती है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार दुनिया के किसी भी भाग में से अमेरिका जाने के लिए रास्ता न होने के कारण
अमेरिका निवासी एशिया आदि से नहीं गए वरन स्वयं अपना विकास किया, किंतु वर्तमान में भौगोलिक, भूगर्भीय, पुरातत्व और प्राणी शास्त्र संबंधी खोज इन तर्कों का खंडन करती है कि ऐसा उन्होंने इंडिपेंडेंट किया, इस चीज़ का वो खंडन करती है। हाम्सवर्थ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नामक संकलन में लिखा है कि उत्तरी अटलांटिक समुद्र हमेशा से जल में नहीं था। वहाँ की भूमि पुरातन विश्व से मिली थी और अमेरिका में मनुष्य ने पुरानी दुनिया में ही प्रवेश किया। कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, बोलिविया, चिली आदि में जो प्रमाण बिखरे पड़े हैं, इसमें पता चलता है कि किसी समय वहाँ की स्थिति विकसित देशों जैसी थी, किंतु वह सभ्यता कहाँ से पहुँची, इसका उत्तर उसके धार्मिक विश्वासों, उनके चेहरों की बनावट, उनके कुशल शिल्प निर्माणों, उनके पूर्वकालिक आगमनों से मिल जाता है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस नामक पत्रिका तथा हाम्सवर्थ हिस्ट्री द वर्ल्ड एवं उन पर समीक्षा लिखने वाले भारतीय विद्वान श्री उमेश चंद्र ने अनेक प्रमाण ये सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किए हैं कि प्राचीन भारत और प्राचीन अमेरिका में घनिष्ठ संबंध थे। व्यापारी और धर्म उपदेशक लंबी जल यात्राएं करके आते जाते थे। इंद्र, गणेश, अग्नि, शिव, सूर्य एवं अन्य देवी देवता भारत की तरह वहाँ भी पूजे जाते थे। उक्त इतिहासकार बताते हैं कि उस समय अमेरिका एक प्रकार से भारतवर्ष का सांस्कृतिक उपनिवेश था। मैक्सिको में अब भी सीतवा तिहार बड़ी भारी उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसमें रामलीला की झलकियाँ निकाली जाती हैं। भारत की तरह स्मृति रूप से में समाधि, स्तूप एवं स्मारक वहाँ भी बनते थे, जिन्हें टिकल कहा जाता था। इसके अतिरिक्त उनके वहाँ वैवस्वत मनु की जल प्लावन की कथा अब भी प्रख्यात है तथा जनश्रुति का एक अंग है। मैक्सिको के प्राचीन मंदिर कोपन की दीवारों पर हाथी पर सवार महावत, भित्ति चित्र, निकल में मुंडधारी शिव की प्रतिमा, अनंत वासुकी, तक्षक सर्प, देवताओं की प्रतिमा आदि भारतीय चित्रकला तथा मूर्ति कला की अमिट छाप है। कबीरिंगवा में मिली मिट्टी के प्राचीन प्रतिमाओं में भारतीय शिल्प देखा जा सकता है। टोलो, मैक्सिको में विशालकाय पाषाण स्तंभों पर भारतीय देवताओं की प्रतिमाएं बड़े कलात्मक ढंग से खुदी हुई हैं। कोयून, हांडुरास, मिडल अमेरिका में दैत्य की मूर्ति भी उसी कृति में है। जिस प्रकार असुरों का हमारे यहाँ वर्णन पाया जाता है। कपूरगो, ग्वालेबाटा में उपलब्ध शिला प्रतिमाओं में स्पष्टता भारतीय शिल्प छलकता है देखा जा सकता है। जिस प्रकार स्तंभों वाले मंदिर भारत में जहाँ जहाँ दिख पड़ते हैं, उसी प्रकार युक्टास के धवसा अवशेष अर्थात थाईजेंड कॉल्म्स, हजारों थंबों का थाउजेंड कॉल्म्स को देखा जा सकता है। बिना चूने गारे की सहायता से केवल पत्थरों से बने भवन भारत की विशिष्ट वास्तुकला है। ये योग ऋषि उन विशेषों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिससे हमारे संस्कृति की जो रिचनेस है वो दूर सुदूर देशों में मिली है और अब आज भी उसको देखी जाती है। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे हमारा एक बड़ा मंत्रों में आता है ना कि वैवस्वत
मनु ने जब ये जल प्रलय हुई थी तो क्या जो कथाएं हमारे हैं वो आज भी कहते हैं कि वहाँ पे अमेरिका और मैक्सिको में उसको अभी भी सुनाई जाती है वहाँ पे कथा। ये उसको हमारी संस्कृति का और अमेरिका की या दूसरे अन्य देशों की संस्कृति से के जुड़ाव को के लिए को सपोर्ट करने वाली ये घटना है जो ऋषि ने अपने इस वांग में लिखी है। ऐसा उन्होंने आगे लिखा है कि ऐसा ही कि तक्षशिला जैसा ध्वस्त खंडर चाको द अमेरिका में विद्यमान है। सन 1927 में तिहाउनाआन पेरू द अमेरिका में पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई कराई उसमें एक ऐसा शिव त्रिशूल मिला जिसकी ऊंचाई 850 फीट है। शिव भगवान का त्रिशूल मिला वहाँ। इसी में 20 टन भारी और 24 फीट लंबा एक शिवलिंग भी है, उस खुदाई में वो मिला, जिस पर ग्रह नक्षत्रों की अंतरिक्षीय स्थिति अंकित है। एक ही पत्थर से तराशा हुआ 10 टन भारी सूर्य मंदिर 3 कतारों में उपलब्ध 48 प्रतिमाएं भी उस काल की भारतीय कला एवं संस्कृति की साक्षी देती हैं। ये हम सब के लिए एक नॉलेज का विषय भी है कि हम इस वांग में को पढ़ के योग ऋषि के विचारों को पढ़ के अपने आप को जहाँ एनलाइटन कर सकते हैं। यही जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, प्रार्थना की है कि इनको आपके समक्ष मेरा रखने का मतलब ही यही है कि कभी भी आपको समय मिले तो आजकल क्योंकि रीडिंग की हैबिट्स बहुत कम होती चली है और हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कई प्रकार के यूट्यूब के ऊपर मिलते हैं, इसको कभी भी आपकी सुविधा के अनुसार यदि 15-20 मिनट बनाया तो 5 मिनट 10 मिनट का सुनकर आप इसको एनलाइटन कर सकते हैं। योग ऋषि के विचारों से, योग ऋषि के ज्ञान से उसको आगे फैलाने में ये सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यही मेरा इसको आपके समक्ष आने का बार बार यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि जो लाभ जो ज्ञान जो मुझे मिला है, क्योंकि गुरुदेव की 3200 किताबें हम सब तो नहीं पढ़ पाए लेकिन कुछ में इंटरेस्ट है। जैसे आज मैंने ये एक वांग में की श्रृंखला आपके समक्ष शुरू की है, आने वाले दिनों में और भी ऐसा कुछ रुचिकर जो होगा वो आपकी सेवा में जरूर प्रस्तुत करता रहूँगा। योग ऋषि आगे लिखते हैं कि भारत के प्राचीनतम साहित्य में अमेरिका का उल्लेख भी है। ऐत्रेय ब्राह्मण हमारा एक जो जिसमें प्रसिद्ध है कि ऐत्रेय ब्राह्मण के इंद्र महाभिषेक में अपाचियों के राजाओं का वर्णन है और कहा गया है कि ये पश्चिम दिशा में है। भूगोल के अनुसार भी मेक्सिको राष्ट्र में अपाचे नामक मूल निवासी अब तक रहते हैं। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। महाभारत में लिखा है कि उद्दालक मुनि पताल में ही निवास करते थे। हाम्स हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में लिखा है कि पताल अमेरिका को ही कहा जाता था। बलि नामक राजा भी पताल देश में निवास करता था। पताल देश में राजा बलि की राजधानी दक्षिण अमेरिका में अभी भी बोलिविया नाम से प्रसिद्ध है। अर्जुन की उलूपी नामक एक पत्नी भी इसी मूल की थी और वेद व्यास भी वहाँ कई बार गए थे। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, आपको भी मैं विश्वास करता हूँ कि लगेगी कि जिसको इतनी जानकारियाँ गुरुदेव ने हमारे लिए ऐसे संजो के रखी हैं। योग ऋषि आगे लिखते हैं कि इसका उल्लेख स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में भी किया है, जो आर्य समाज के जो हमारे सज्जन हैं उनके लिए बड़ा प्रमुख ये ग्रंथ है। भारतीय पौराणिक उल्लेखों में और मैक्सिको में प्रचलित किंजिक्स गाथाओं में आश्चर्यजनक साम्य है। विष्णु पुराण में पाताल लोक का और अधिक विस्तार पूर्वक वर्णन है और वह अमेरिका की प्राचीन स्थिति पर वैसा ही प्रकाश डालता है जैसा कि पुरातत्ववेता बताते हैं। विद्वान लेखक चेस्ली बेटी अमेरिका बिफोर कोलंबस में लिखते हैं कि मैक्सिको नाम माया कसको से
पड़ा है, जिसका अर्थ वहाँ के प्राचीन आदिवासियों की भाषा में मैं का अनुयायी है। मैं राक्षस हुए हैं, मैं का अनुयायी है। लेली मिचेल द्वारा लिखित कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माया ग्रंथ में मेक्सिको में उपलब्ध ऐसे अनेक परमाणुओं का वर्णन है, जिससे पुरातन भारत और मेक्सिको की सांस्कृतिक घनिष्ठता सहज ही सिद्ध होती है। वाल्मीकि रामायण में भी मैं सभ्यता के अनुयायी भारतीयों की चर्चा लगभग उन्हीं शब्दों में की गई है। भारतीयता के प्रभाव की साक्षी देने वाला दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का शब्दार्थ संस्कृत में सूर्य का देश, सूर्य पुत्रों का देश है। वस्तुतः पेरू नाम रखा ही गया इस कारण कि जब भारत में सूर्य अस्त हो जाता था तब वहाँ दिन का समय होता था, और पूर्व में भारत व पश्चिम में पेरू एक दूसरे से इतनी दूर होने के बावजूद सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से जुड़े हैं थे। पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित ग्रंथ समस्त विश्व को भारत के जश्न अनुदान में पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति के प्रसार विस्तार का विशद विमूढ़ विवेचन किया गया है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति गौरव एक अमूल्य थाती है। समय आ रहा है कि यही आलोक पुनः समस्त विश्व में समाप्त होने जा रहा है। कभी जिसे ब्रह्मकश कहा जाता था, ब्रह्मनिष्ठ आत्माओं के समुच्चय से भरा पूरा विश्व ही था। पूर्वात्य आध्यात्मिक स्थापनाएं अगले 10 वर्षों में विश्व के कोने कोने में विभिन्न भाषाओं में जब पहुंचेंगी तो इसे सही अर्थों में सतयुग की वापसी में देखा जा सकता है। आप देख रहे हैं कि जो आज के प्रेजेंट प्रधानमंत्री जी हैं हमारे राजऋषि नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आते ही गीता को विश्व की कई भाषाओं में उसका अनुवाद करवाया। और अब जहाँ हमारे जो कोई चीफ गेस्ट आते थे फॉरेन कंट्री से डिग्नेटरीज, तो उनको एक ताजमहल की फ़ोटो दी जाती थी, लेकिन वो अब बंद कर दी गई है। उसकी जगह गीता जो हमारा भारतीय दर्शन है उन्हीं के देश की भाषा में वो प्रिंट करा के उनको भेंट की जाती है। और ये कहा जाता है कि सुना है मैंने कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने उसको ऑफिस की टेबल पर रखा और उसके अनुसार वो उसकी स्टडी करते हुए भारत को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज की बात यहीं समापन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शांति।